अध्याय 16 दिल्ली सल्तनत के राजवंश गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी अर्थात डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290। भारत के नवजात मुस्लिम राज्य को विघटन से बचाने का श्रेय उसी को अर्थात इल्तुतमिश को दिया जाना चाहिए। कुतुबुद्दीन की सैन्य सफलताओं को संगठित करके एक शक्तिशाली और सुदृढ़ राजतंत्र का निर्माण किया। उसकी मृत्यु के समय भारत में मुस्लिम राज्य संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैल चुका था। एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का वर्णन कीजिए। कुतुबुद्दीन की सीमा तक गुलाम वंश का संस्थापक माना जा सकता है। अथवा कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनानायक, शासक एवं व्यक्ति के रूप में चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा एक शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 2003 KJ, 2006 HS, HU। अथवा यद्यपि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी परंतु इल्तुतमिश उसका वास्तविक संस्थापक था। विवेचना कीजिए। 2008 IW। उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक तथा उसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। गजनी और गौर के सुल्तानों के यहाँ गुलामों की भरमार थी। राजनीतिक दृष्टि से इन गुलामों का विशेष महत्व था। मोहम्मद गौरी के पास बहुत से गुलाम थे जिनमें कुतुबुद्दीन का नाम विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि उसने भारत में एक नए राजवंश की नींव डाली। उसके वंश को गुलाम वंश की संज्ञा दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में यहाँ तक भी कहा गया कि वो भारत में मुस्लिम तुर्की साम्राज्य का वास्तविक निर्माता था। प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान में पैदा हुआ था। बचपन में ही निशापुर के प्रधान काजी फखरुद्दीन ने उसे खरीद लिया। फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ने निशापुर के काजी के यहाँ उचित शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके सैनिक गुणों से आकर्षित होकर सुल्तान ने उसे अपने सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया और हिंदुस्तान की विजय के समय वो उसको अपने साथ लाया था। हिंदुस्तान की विजय के बाद उसने भारतीय साम्राज्य का उसको गवर्नर नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में वो स्वतंत्र शासक बन गया। गवर्नर के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय साम्राज्य का संरक्षक बनाया था और ऐबक ने गौरी के गवर्नर के रूप में ही अधिक ख्याति प्राप्त की। मोहम्मद गौरी के गजनी चले जाने के बाद ऐबक ने मेरठ, कालिंजर, महोबा, कोइल या अलीगढ़, रणथंभौर, कन्नौज आदि को जीतकर गौरी साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। उसने 1195 ईस्वी में गुजरात को जीता। 1202 ईस्वी में कालिंजर के चंदेल राजा परमाल को परास्त करके कालिंजर के अभेद्य दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में खोखर जाति पर हमले में ऐबक ने मोहम्मद गौरी की सहायता की। लैनपूल ने लिखा है कि ऐबक तथा बख्तियार की शक्ति ने ही मोहम्मद गौरी की सफलताओं को पूर्ण किया था और लगभग विंध्याचल पर्वत के उत्तर का संपूर्ण भारत तुर्कों के प्रभाव में था। पृष्ठ संख्या 181। सुल्तान के रूप में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के भारतीय प्रदेशों का स्वतंत्र शासक बन गया। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने गजनी के दास शासक ताजुद्दीन अलदौज की कन्या से विवाह कर लिया था। उसके सामने बहुत सी कठिनाइयां थीं। कुतुबुद्दीन की समस्याएं। नंबर 1, ऐबक के सम्राट होने के समय गजनी में अलदौज, मुल्तान में कुबाचा, लखनौती में बख्तरुद्दीन ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। नंबर 2, देश में पराजित राजपूत राजा भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। नंबर 3, बिहार में इख्तियारुद्दीन की मृत्यु होने के कारण अराजकता फैल गई थी। नंबर 4, ख्वारिज्म का शाह दिल्ली और गजनी के राज्यों को हड़पने की योजना बना रहा था। समस्याओं पर विजय और उसके कार्य। इन सब समस्याओं पर कुतुबुद्दीन ने क्रमशः विजय प्राप्त की थी। नंबर 1, उसने पंजाब से गजनी शासकों के अधिकार को समाप्त किया और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। नंबर 2, 1208 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। नंबर 3, बंगाल के विद्रोह को उसने शांत कर दिया। नंबर 4, उसने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण भी आरंभ किया था। नंबर 5, इसके अतिरिक्त अजमेर में एक प्रसिद्ध मस्जिद भी बनवाई थी जो कि 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में इल्तुतमिश ने इसे सजाया था। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसका देहांत हो गया। उसके मृत शरीर को लाहौर में दफनाया गया और वहीं उसका मकबरा भी बनवाया गया जो भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की सुल्तान की याद दिला रहा है। कुतुबुद्दीन का चरित्र। कुतुबुद्दीन ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। शासन प्रबंध करने में भी उसने अपनी कुशलता का पूर्ण परिचय दिया। हसन निजामी का कथन है, उसने अपने विस्तृत प्रांतों का शासन प्रबंध न्याय के तरीकों से किया और उसके राज्यों में प्रजा सुखी थी। उसके न्याय का वर्णन करते हुए लेनपूल ने लिखा है कि उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और सड़कें डाकुओं से सुरक्षित थी। हिंदू ऊंच हो या नीच आदर की दृष्टि से देखा जाता था। महान दानी होने के कारण ही उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। किंतु इतना होते हुए भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक कट्टर मुसलमान और वीर सैनिक था। निष्कर्ष।
कुतुबुद्दीन का इतिहास में विशेष स्थान है। वो अपनी योग्यता से ही एक साधारण स्थिति से उठकर दिल्ली का सुल्तान बन गया। यही नहीं, मोहम्मद गौरी की भारत में सारी विजयों का श्रेय उसी को है। कुतुबुद्दीन ऐबक में महान शासक के गुण विद्यमान थे। वो प्रजापालक, उदार, न्यायी एवं कला प्रेमी सम्राट था। वास्तव में ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे कालांतर में इल्तुतमिश ने संगठित किया। प्रश्न संख्या 2, इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 2000, 2001, 2002 TZ, 2002 BBD, 2003 KI, KG, KJ, 2004 MJ, 2005 IV, 2007 KJ, KK, 2010 LL, 2011 IE। अथवा इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार में राज्य को दुर्बल एवं असंगठित पाया, परंतु उसने इसे शक्तिशाली और संगठित छोड़ा। इस कथन की समीक्षा कीजिए। 2006 HO। अथवा इल्तुतमिश गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। व्याख्या कीजिए। 2002 TV। अथवा इल्तुतमिश की विजयों एवं व्यक्तित्व का परीक्षण कीजिए। 2004 ME, 2006 HT, HQ। अथवा भारतीय इतिहास में इल्तुतमिश का स्थान मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक के रूप में है। इस कथन के आलोक में इल्तुतमिश की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। 2007 KI। उत्तर, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश केवल गुलाम वंश का एक प्रसिद्ध शासक ही नहीं था, वरन वास्तविक रूप से भारत में तुर्क शक्ति का संस्थापक भी वही था। अत्यंत साधारण दास से उसने अपनी योग्यता और कार्य निपुणता के बल पर ही उन्नति की। उसके संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, वो एक दास का दास था और उस ऊंचाई तक महज अपनी योग्यता के बल पर पहुंचा था। अपने गुणों और योग्यता के बल पर अपनी दृढ़ता की बदौलत ही उसने राज सिंहासन के वंशानुगत उत्तराधिकारियों को पीछे हटाया। पृष्ठ संख्या 182। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां। 1211 ईस्वी में जब इल्तुतमिश ने सिंहासन हस्तगत किया, तब दिल्ली सल्तनत की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। चारों ओर खतरे मंडरा रहे थे, किंतु इल्तुतमिश ने बड़े धैर्य से काम लिया और नवस्थापित तुर्क साम्राज्य को संकटों से बचाया। उसकी आरंभिक कठिनाइयां निम्नलिखित थीं। नंबर 1, दरबार में अमीरों का विरोध। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस प्रकार इल्तुतमिश एक गुलाम का गुलाम था, अतः कुलीन तथा प्रभावशाली अमीरों को उसका सुल्तान बनाना अच्छा नहीं लगा। एक गुलाम की अधीनता में रहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध था, अतः वे सब उसके विरुद्ध थे। नंबर 2, राजपूत राजाओं का विरोध। हिंदू सरदारों और राजाओं के हृदयों में असंतोष की ज्वाला धधक रही थी और वे भी अपनी खोई स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर ढूंढ रहे थे। आराम शाह के शासनकाल की अराजकतापूर्ण परिस्थितियों से लाभ उठाकर रणथंबोर, ग्वालियर आदि के राजपूत शासक स्वतंत्र हो गए थे। मध्य एशिया तथा बंगाल की राजनीति के कारण कुतुबुद्दीन उनकी शक्ति का दमन नहीं कर सका और राजपूतों ने तुर्की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। नंबर 3, गद्दी के कई दावेदार। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठ जरूर गया था, परंतु वो सुरक्षित कदापि नहीं थी। उसके कई दावेदार थे। कुतुबुद्दीन के पुत्र आराम शाह की हत्या कर दी गई थी, परंतु उसके समर्थकों का मुंह अभी भी बंद नहीं हुआ था। गजनी का शासक एल्दोस दिल्ली सल्तनत को अपने साम्राज्य का ही एक अंग मानता था, इसलिए वो इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार करने के लिए तैयार न था। कुबाचा भी दिल्ली पर अपना अधिकार न्याय संगत मानता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन की तरह वो भी मोहम्मद गौरी का एक प्रतिष्ठित दास था। इसी प्रकार अन्य सरदार बादशाहत का स्वप्न देखने लगे थे। नंबर 4, प्रांतीय सूबेदारों का विरोध। इल्तुतमिश की कठिनाइयों से लाभ उठाकर प्रांत के सूबेदार भी स्वतंत्र हो गए। अली मर्दान बंगाल में और बिहार में खिलजी सरदार स्वतंत्र बन बैठे। पंजाब भी इल्तुतमिश के हाथ से प्रायः खिसक चुका था। कुबाचा ने सिंध के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। सच बात यह है कि दिल्ली सल्तनत काफी सिकुड़ चुकी थी और इल्तुतमिश का अधिकार कुछ इने गिने क्षेत्रों पर ही रह गया था। नंबर 5, मंगोलों की समस्या। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल खां के नेतृत्व में मंगोलों की खूंखार सेना जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सीमा पर आ गई थी। इल्तुतमिश के कार्य। इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान निम्नलिखित प्रकार से किया। नंबर 1, विरोधियों का दमन। सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को कुचलने का बीड़ा उठाया। उसने कुतुबुद्दीन के तथाकथित पुत्र आराम शाह का दमन किया और सेना को अपनी मुट्ठी में कर लिया। दिल्ली के निकट उसने कुतुबी और मुअज्जी अमीरों को परास्त किया और उनका इस बुरी तरह से दमन किया कि फिर उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। इसके बाद उसने एल्दोज एवं कुबाचा की ओर ध्यान दिया। 1215 ईस्वी में एल्दोज ख्वारिज्म के शाह से डरकर पंजाब भाग गया। इल्तुतमिश ने उचित अवसर देखकर उस पर आक्रमण कर दिया। एल्दोज परास्त हुआ और उसे बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया गया। कुछ समय बाद उसे तलवार के घाट उतार दिया। उसके बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की ओर ध्यान दिया। 1217 ईस्वी में उसे युद्ध में पराजित किया, परंतु इस हार से कुबाचा विचलित न हुआ। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उस पर फिर आक्रमण कर दिया। कुबाचा भाग गया और उसने आत्महत्या कर ली।
इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने 2 भयंकर शत्रुओं से छुट्टी मिली और समस्त पंजाब पर इल्तुतमिश का अधिकार स्थापित हो गया। पृष्ठ संख्या 183। नंबर 2, बंगाल की विजय। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात खिलजी सरदार अली मर्दान बंगाल में स्वतंत्र हो गया, किंतु शीघ्र ही उसको मार डाला गया और उसके स्थान पर गयासुद्दीन खिलजी सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने बिहार पर भी अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश उसकी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए 1225 ईस्वी में स्वयं एक विशाल सेना लेकर बिहार तथा बंगाल की ओर चल पड़ा। गयासुद्दीन ने भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद सुल्तान दिल्ली लौट आया, परंतु कुछ समय के बाद उसने फिर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बिहार को अपने अधिकार में कर लिया। इस समाचार से सुल्तान बहुत क्रोधित हुआ और अपने पुत्र नासिरुद्दीन की अध्यक्षता में उसने पुनः बिहार तथा बंगाल विजय के लिए एक सेना भेजी। गयासुद्दीन बंदी बना लिया गया और उसका वध कर दिया गया। इस सख्त नीति के कारण 1226 ईस्वी में सुल्तान का बंगाल पर पूर्ण अधिकार हो गया। नंबर 3, राजपूत राज्यों की पुनर्विजय। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के शीघ्र बाद राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मुसलमानों की गुलामी का जुआ उतार फेंका था। विद्रोहियों का दमन करने के बाद इल्तुतमिश ने इन राज्यों पर फिर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1226 ईस्वी में उसने रणथंबोर पर आक्रमण किया। राजपूतों ने अदम्य उत्साह के साथ दुश्मन का सामना किया, परंतु वे पराजित हुए और रणथंबोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। दूसरे वर्ष उसने परमारू की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण किया। 1229 ईस्वी में जालौर को जीत लिया गया। इसके बाद अजमेर, नागौद और बयाना को जीता। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ग्वालियर पर चढ़ बैठा और 1 वर्ष के घेरे के बाद ग्वालियर पर भी तुर्कों का अधिकार हो गया। गहलौत राजपूतों की राजधानी नागौद पर भी उसने आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता न मिली। उसने 1234 ईस्वी में मालवा पर हमला किया। कहा जाता है कि उसने उज्जैन और भिलसा के समृद्ध नगर को बुरी तरह लूटा और उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया। इन विजयों के परिणाम स्वरूप लगभग समस्त राजस्थान इल्तुतमिश के अधिकार में आ गया। नंबर 4, दोआब पर अधिकार। दोआब के कई भूभाग भी दिल्ली से स्वतंत्र हो गए थे। इल्तुतमिश ने शीघ्र ही बदायूं, कन्नौज तथा बनारस के हिंदू राजाओं को पराजित कर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उसने रुहेलखंड पर भी अधिकार कर लिया। उसने बहराइच पर विजय प्राप्त की और अवध पर भी तुर्की सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने चंदावर तथा तिरहुत पर आक्रमण कर दिया। ऐसा अनुमान है कि उसने तिरहुत प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया अथवा वो उस पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। नंबर 5, मंगोल आक्रमण से राज्य को बचाया। 1221 ईस्वी। इस समय मंगोल आक्रमण का दिल्ली सल्तनत के लिए नया खतरा उपस्थित हो गया था। मंगोलों ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया था। उनके डर के मारे ख्वारिज्म के शाह ने भागकर पंजाब में शरण ली। मंगोलों ने उसका पीछा किया और वे भारत में आ धमके। शाह ने इल्तुतमिश की शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने उसे आश्रय देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि दिल्ली की जलवायु उसके लिए अनुकूल नहीं है। इल्तुतमिश ने शाह को शरण न देकर बड़ी चतुराई का काम किया। यदि वो शाह को शरण देता तो यह निश्चित था कि मंगोल दिल्ली सल्तनत को छिन्न भिन्न कर देते। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, इस प्रकार भारत से यह महान संकट टल गया और अब स्थानीय शत्रुओं का दमन करने में इल्तुतमिश ने अधिक कठिनाई का अनुभव न किया। नंबर 6, खलीफा द्वारा मान्यता। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को भारत का सुल्तान स्वीकार किया और इसके लिए एक प्रमाण पत्र भिजवाया। इससे इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी और इसके हाथ भी मजबूत हुए। खलीफा की स्वीकृति का अर्थ यह था कि अब इल्तुतमिश का विरोध करना धर्मसंगत नहीं था। फलतः जो मुसलमान उसे अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार न थे, उनके मुंह पर ताला पड़ गया। पृष्ठ संख्या 184। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी का शासक होना चाहता था। कुतुबुद्दीन भारत का पहला तुर्की सुल्तान था, किंतु उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जा सकता। दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाने के बाद भी उसकी दृष्टि गजनी के सिंहासन पर लगी रही और एल्दौज के विरुद्ध उसने गजनी पर आक्रमण करके सफलता पाई, किंतु वहां की जनता ने उसको पसंद नहीं किया, इसलिए विवश होकर उसे भारत लौटना पड़ा। 4 वर्ष के उसके शासनकाल में उसका संपूर्ण समय राजपूतों के विद्रोह का दमन करने में ही लग गया और दिल्ली सल्तनत की हालत उसके मरने के बाद बिगड़ गई। नंबर 2, इल्तुतमिश को सभी प्रदेशों पर पुनः विजय प्राप्त करनी पड़ी। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थिति जरा भी सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। केवल राजधानी को छोड़कर सल्तनत के लगभग अन्य सभी भाग डावाडोल अवस्था में थे। आंतरिक विद्रोहों और बाह्य आक्रमणों से सल्तनत को निरंतर खतरा था। इन खतरों को इल्तुतमिश ने ही दूर किया, इसलिए उसको ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं। नंबर 3, इल्तुतमिश ने शासन व्यवस्था संगठित की। यद्यपि इल्तुतमिश का संपूर्ण समय नवजात तुर्की साम्राज्य की रक्षा में निकल गया, लेकिन शासन व्यवस्था की ओर से वो बिल्कुल उदासीन नहीं रहा। उसने अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने के लिए अपने समर्थक अमीरों का दल संगठित किया और खलीफा की मान्यता प्राप्त करके अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। उसी ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को भारत के मुस्लिम राज्य की राजधानी बनाया। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, इस पर विचार करते हुए वुल्जले हेग ने लिखा है कि
वो अर्थात इल्तुतमिश मुसलमानों में सर्वश्रेष्ठ था। उसके कार्य उसके स्वामी के समान नहीं थे। ऐबक के समान उसे एक विशाल साम्राज्य की नैतिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं थी। उसने जो कुछ किया वो अपने बल पर किया और कठिनाइयों के होते हुए भी किया, तथा उसने अर्थात ऐबक ने संगठनहीन तथा एकताहीन साम्राज्य में सिंध तथा मालवा को भी संयुक्त किया। अपने स्वामी की अपेक्षा वो अधिक उदार था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा लेनपूल भी इस मत से सहमत हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन तुर्क साम्राज्य को दृढ़ करने का अवसर उसी प्रकार प्राप्त नहीं हुआ जिस प्रकार बाबर को। जिस प्रकार इतिहासकार अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, उसी प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यदि इस समय दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश जैसे योग्य शासक न होता तो निश्चय ही सल्तनत नष्ट हो गई होती। एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखकों ने इल्तुतमिश के कार्यों का मूल्यांकन बिल्कुल सही किया है। भारत के नवजात तुर्की राज्य को विघटन से बचाने का श्रेय उसी को अर्थात इल्तुतमिश को दिया जाना चाहिए। कुतुबुद्दीन की सैन्य सफलताओं को संगठित करके उसने एक शक्तिशाली और सुदृढ़ राजतंत्र का निर्माण किया। उसकी मृत्यु के समय भारत में तुर्की राज्य संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। इल्तुतमिश का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है, इल्तुतमिश वीर किंतु सावधान सैनिक था। उसमें साहस, बुद्धिमत्ता, संयम, दूरदर्शिता आदि महत्वपूर्ण गुण थे। वो योग्य तथा कुशल शासक भी था। प्रश्न संख्या 3, रजिया सुल्तान कौन थी? उसकी असफलताओं की विवेचना करते हुए स्पष्ट कीजिए कि उसका अंत कैसे हुआ। 2005 IW अथवा रजिया बेगम के उत्थान एवं पतन का परीक्षण कीजिए। 2001-2004 MD अथवा ईश्वर ने रजिया को पुरुष नहीं बनाया था अतः उसके सब गुण व्यर्थ थे। मिन्हाज के कथन की विवेचना करते हुए रजिया के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। अथवा रजिया सफल रही क्योंकि वो एक स्त्री थी, इस कथन की विवेचना कीजिए तथा रजिया की असफलता के कारण लिखिए। 2005 JA, 2006 HO। पृष्ठ संख्या 185 अथवा रजिया का नारी होना अभिशाप था। रजिया की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। 2007 KF, KH अथवा रजिया योग्य प्रशासक थी लेकिन वो असफल रही, इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। 2008 IEO अथवा रजिया इल्तुतमिश की योग्यतम उत्तराधिकारी थी, स्पष्ट कीजिए। 2011 IK। उत्तर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया बेगम गुलाम वंश के प्रसिद्ध सुल्तान इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी। इल्तुतमिश ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किंतु कट्टरपंथी धर्मांध अमीरों के विरोध के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया को तख्त न मिल सका। उसका सौतेला भाई फिरोज अपनी माता शाह तुर्कन के सफल षड्यंत्र से गद्दी पर बैठा, किंतु विलासप्रियता तथा अयोग्यता के कारण वो गद्दी से हटा दिया गया और उसके स्थान पर रजिया को सुल्ताना बना दिया गया। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी का विचार है कि समय और मुस्लिम जाति का सामान्य दृष्टिकोण विचार में रखते हुए विशेषकर सैनिक व धार्मिक वर्गों द्वारा रजिया का चुना जाना एक अद्वितीय व साहसी कदम था। रजिया के गुण, रजिया में वे सभी गुण थे जो एक सुल्तान में आवश्यक होते हैं। वो राज दरबार में सार्वजनिक रूप से बैठकर राज्यकार करती थी। वो पुरुषों के समान वस्त्र पहनती थी और पुरुषों की तरह शिकार और घुड़सवारी करती थी। युद्ध में स्वयं सेना का संचालन करती थी। उसने पर्दे को पूर्ण रूप से त्याग दिया। कट्टरपंथी मुसलमान अमीरों को उसका यह आचरण पसंद नहीं था। रजिया का अंत, एक हबशी गुलाम याकूत उसका विशेष कृपा पात्र था। सर्वप्रथम लाहौर के शासक ने, फिर भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। लाहौर के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचलने के बाद रजिया अल्तूनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए भटिंडा की ओर बढ़ी। मार्ग में रजिया के साथ ही अमीरों ने उसके विशेष कृपा पात्र गुलाम याकूत की हत्या कर दी और उसे बंदी बनाकर अल्तूनिया को सुपुर्द कर दिया। रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया। तत्पश्चात दिल्ली पर अधिकार करने के लिए वे दोनों दिल्ली की ओर बढ़े। रजिया की अनुपस्थिति में उसके भाई बहराम शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहराम की सेना ने रजिया की सेना को हरा दिया, अतः रजिया अपने पति अल्तूनिया के साथ भटिंडा की ओर चल दी। मार्ग में कुछ डाकुओं ने 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तूनिया दोनों की हत्या कर दी। इस प्रकार भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के शासन का अंत हुआ। रजिया की प्रशासनिक नीति, रजिया एक योग्य, दूरदर्शी व कूटनीतिक प्रशासक थी। उसने इन्हीं गुणों के कारण अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए निम्न कार्य किए। नंबर 1, रजिया ने पर्दे का त्याग कर खुलेआम दरबार करना, जनता की फरियाद सुनना, पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर युद्ध भूमि में सेना का संचालन करना और शासन के विभिन्न विभागों को नियंत्रित करना भी प्रारंभ कर दिया। नंबर 2, 40 तुर्कों की तानाशाही को नष्ट करने के लिए उसने अन्य मुसलमानों को भी उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया और उस पर एक क्षत्र शासन करने लगी। नंबर 3, रजिया ने मलिक हसन गोरी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और अबिसीनिया के एक हबशी जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर का पद प्रदान किया। नंबर 4, उसने रणथंबोर के राजपूतों को पराजित करने में भी सफलता प्राप्त की और आधिपत्य के भय से दुर्ग को नष्ट करवा दिया। नंबर 5, उसने मलिक सालारी और कबीर खां को बड़ी जागीरें देकर उन्हें अपना समर्थक बना लिया। रजिया की असफलता के कारण, रजिया ने अपने शासनकाल में कुछ ही दिनों में अपार सफलता प्राप्त की थी, परंतु अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में वो तीव्र गति से असफल सिद्ध हुई। पृष्ठ संख्या 186। उसकी असफलता के कारण निम्न प्रकार थे। नंबर 1, रजिया की निरंकुशता।
तुर्की अमीर कुतुबुद्दीन के शासनकाल से ही अपने को शक्तिशाली मानते थे। इल्तुतमिश भी अमीरों का सम्मान करता था। इसके विपरीत रजिया अपने को एक निरंकुश शासिका मानती थी, अतः वे रजिया की निरंकुशता को सहन नहीं कर सके और उन्होंने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए। नंबर 2, स्त्री लज्जा का परित्याग। रजिया के शासनकाल के समय स्त्रियों को घर की लज्जा माना जाता था, किंतु रजिया ने मुस्लिम समाज की तात्कालिक प्रचलित प्रथाओं का परित्याग कर दिया था। वो पर्दा नहीं करती थी तथा पुरुषों के समान घोड़ों पर सवार होकर युद्ध में पहुंचती थी। इस्लाम के कट्टर समर्थक अमीरों ने रजिया के इन व्यवहारों का प्रबल विरोध किया। नंबर 3, याकूत से संबंध। रजिया के संबंध में कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि रजिया अपने स्तर से नीचे के लोगों से विशेष प्रेम करती थी। रजिया जमालुद्दीन याकूत नामक एक हबशी अफसर पर, जो शाही स्तबल का अध्यक्ष था, विशेष रूप से आसक्त थी। याकूत वैसे भी दास था जो रजिया की कृपा से ही अमीर ए आखुर के पद पर पहुंचा था। अमीरों व मलिकों को रजिया का यह आचरण पसंद नहीं आया, अतः उन्होंने ईर्ष्यावश रजिया का विरोध किया। इब्न बतूता ने लिखा है, रजिया तथा याकूत का प्रेम दोषयुक्त था। नंबर 4, विचारों में स्थायित्व का अभाव। रजिया अपने विचारों में अस्थिर थी। उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता यही थी कि वो क्षण भर में ही अपने विचार किसी के कहने से बदल सकती थी। इसलिए उसके समय में उसके विश्वास पात्र भी उससे अलग हो गए थे। नंबर 5, भारतीयों की घृणा। भारतीय हिंदू और राजपूत रजिया या किसी भी अन्य मुसलमान को अपना शासक स्वीकार करने को तैयार न थे। इस कारण रजिया भी भारतीय राजपूतों तथा भारतीय जनता से घृणा करती थी। अपने इस व्यवहार के कारण रजिया भारतीय राजपूतों का सहयोग प्राप्त न कर सकी थी। नंबर 6, सरदारों की महत्वाकांक्षाएं। रजिया ने परंपरागत प्रथाओं का परित्याग कर दिया था। इससे राज्य के प्रभावी अमीर उससे खिन्न थे। अमीर ये समझते थे कि हम शक्तिशाली हैं और हमारे बिना किसी भी सुल्तान का कार्य नहीं चल सकता है। इसीलिए सरदारों ने रजिया का लोहा नहीं माना। वे सदैव ही उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे। नंबर 7, इस्लामी प्रथाओं की उपेक्षा। रजिया पुरुषों जैसी पोशाक धारण करती थी और जनता के सामने बैठकर खुले दरबार में राजकाज करती थी। जब वो घोड़े पर सवार होती थी तो उसका विश्वास पात्र जमालुद्दीन याकूत उसे सहारा देकर घोड़े पर बिठाता था। वो सैन्य संचालन स्वयं करती थी और युद्ध में भाग लेती थी। इस प्रकार रजिया ने सभी इस्लामी प्रथाओं का परित्याग कर दिया था। उसके इन कार्यों से राज्य के अमीर और कट्टर मुसलमान उसके विरुद्ध संगठित हो गए। रजिया के विरुद्ध संगठित होने वाले राज्य के प्रभावी अमीर सरदार और कट्टर मुस्लिम धर्मावलंबी अंततः रजिया के विरुद्ध सफल हुए और उन्होंने रजिया के स्थान पर अपनी इच्छानुसार बहराम को सिंहासन पर बैठाने में सफलता प्राप्त की। फिर भी इतिहास में रजिया का सम्मान स्थान है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है, उससे पहले और बाद में इल्तुतमिश वंश के अन्य सभी सदस्य व्यक्तिगत और चारित्रिक दृष्टि से उससे कहीं अत्यधिक दुर्बल थे। प्रोफेसर के निजामी ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों से सबसे श्रेष्ठ थी। प्रश्न संख्या 4, रजिया के चरित्र पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 2004 MJ अथवा रजिया बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों का संरक्षिका तथा योग्य शासिका थी। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा वो सर्वगुण संपन्न थी परंतु ईश्वर ने उसे पुरुष न बनाया था। क्या ये रजिया का सही मूल्यांकन है? 2003 KF। अथवा रजिया इल्तुतमिश की योग्यतम उत्तराधिकारी थी। इस कथन की विवेचना कीजिए। 2009 IE, 2010 II। पृष्ठ संख्या 187। उत्तर, रजिया का चरित्र। इल्तुतमिश के निधन के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक हुआ, किंतु भोगी विलासी होने के कारण वो सफल न हो सका। अंत में सरदारों और अमीरों ने विवश होकर रजिया को सुल्तान बनाया। उसने 1236 ईस्वी में 1240 ईस्वी तक शासन किया। उसके चरित्र में निम्नलिखित गुण थे। नंबर 1, योग्यतम शासिका। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। बाल्यकाल से ही वो कुशल बुद्धि वाली राजकुमारी थी, अतएव इल्तुतमिश ने उसको अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। रजिया को सिंहासन पर बैठते ही प्रशासन की आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो इन सब समस्याओं से हतोत्साहित नहीं हुई। उसने अपनी कूटनीति से विरोधियों में फूट डाली और उन पर विजय प्राप्त करके अपने को एक कुशल शासक सिद्ध किया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि रजिया इल्तुतमिश के वंश की प्रथम और अंतिम शासिका थी। उसने अपनी योग्यता व चरित्र के बल पर दिल्ली सल्तनत की राजनीति को प्रभावित किया था। नंबर 2, कुशल प्रशासिका। रजिया एक कुशल प्रशासिका भी थी। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से दिल्ली के नागरिकों को प्रभावित किया था। रजिया में एक कुशल वक्ता के गुण भी विद्यमान थे। उसके भाषण में एक जादू था। उसने दिल्ली के नागरिकों तथा सैनिक अधिकारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। नंबर 3, सफल कूटनीतिज्ञ। रजिया में एक सफल कूटनीतिज्ञ के गुण भी विद्यमान थे। बदायूं, मुल्तान तथा लाहौर के सूबेदार रजिया को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी संयुक्त शक्ति से लोहा लेना रजिया की क्षमता से बाहर था। उसने इन सरदारों में फूट डालकर बदायूं और सुल्तान के सूबेदारों के साथ मिलकर इनको आपस में लड़ाया और फिर उनको एक एक करके युद्ध में पराजित किया। ये सब रजिया के कूटनीतिज्ञ होने का ही परिणाम था। नंबर 4, कुशल सेनानायिका। रजिया में एक सेनानायक के भी गुण विद्यमान थे। वो पर्दा उतारकर पुरुषों की भांति युद्ध स्थल में सेनानायक बनकर पहुंचती थी। उसने अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले अमीरों को युद्ध में परास्त किया था। अपनी सैनिक प्रतिभा के कारण ही वो अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने में सफल हो सकी थी।
इस संबंध में प्रसिद्ध लेखक मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है, लखनौती से देवल तक सभी मालिकों तथा अमीरों ने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। नंबर 5, निरंकुश शासिका। रजिया एक ऐसे युग की सुल्ताना थी जिसमें स्त्री के प्रति लोगों में श्रद्धा और विश्वास नहीं था। उसके सिंहासन आरूढ़ होते ही अमीरों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया, किंतु उसने सभी अमीरों को नतमस्तक कर दिया। वास्तव में वो प्रथम तुर्की सुल्ताना थी जिसने अमीरों तथा मलिकों पर राज्य की इच्छा को थोपा था। नंबर 6, अनुशासन प्रिय। रजिया अनुशासन प्रिय थी। राज्य में अनुशासन बनाए रखने के लिए और अमीरों में फूंक डालकर एक छत्र शासन स्थापित करने के लिए रजिया ने अपनी कूटनीति से काम लिया था। रजिया अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के त्याग करने के लिए उद्यत रहती थी। उसने अपने शासनकाल में अराजकतावादी तथा षड्यंत्रकारी तत्वों का दमन करने में भी संकोच नहीं किया था। निष्कर्ष, रजिया के चरित्र का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उसके चरित्र में कुछ दोष थे, परंतु फिर भी वो एक महान शासिका थी। उसने संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित करके अपने को सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयत्न किया। रजिया की महानता इसलिए भी उल्लेखनीय है कि उसने अपनी सफलता के बल पर अपने पिता इल्तुतमिश के समान प्रभावशाली सुल्तान के गुणों का परिचय दिया था। प्रोफेसर के.ए. निजामी ने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी। उसके संबंध में तत्कालीन इतिहासकार मिन्हाज उस मिराज का ये कथन पूर्णतः उपयुक्त ही है कि रजिया बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की संरक्षिका तथा योग्य शासिका थी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार वो वीर, कर्मठ, योग्य सैनिक तथा सेनापति थी। राजनीतिक कुचक्रों तथा कूटनीति में वो दक्ष थी। उसने भारत में तुर्की सल्तनत की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना की। वो इल्तुतमिश के वंश में प्रथम तथा अंतिम सुल्तान थी जिसने केवल अपनी योग्यता एवं चरित्र बल से दिल्ली सल्तनत की राजनीति पर अधिकार कर रखा था। रजिया में उपर्युक्त सभी गुण होते हुए भी उसे असफलता का सामना करना पड़ा, अतः उसके ये गुण व्यर्थ सिद्ध हुए। पृष्ठ संख्या 188। प्रश्न संख्या 5, दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए बलबन ने कौन से कदम उठाए? 2002 UB, 2003 KK, 2006 HQ, HO। अथवा बलबन का सुल्तान के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 2001, 2004 MI। अथवा बलबन ने साम्राज्य को विस्तृत करने की अपेक्षा सुसंगठित किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 2002 TW। अथवा बलबन एक उच्च कोटि का शासक था, विवेचना कीजिए। अथवा बलबन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, 2004 ME। अथवा बलबन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए तथा गुलाम वंश के इतिहास में उसका स्थान निर्धारित कीजिए, 2007 KJ। अथवा बलबन की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा ये बताइए कि उसने उन्हें किस प्रकार सुलझाया, 2010 LL, 2011 II। अथवा बलबन एक कठोर एवं निरंकुश शासक था, विवेचना कीजिए, 2011 IJ। उत्तर, सुल्तान बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन गुलाम वंश के शासकों की दीर्घ परंपरा में सबसे आकर्षक व्यक्तियों में एक है। उसने इतिहास में एक ऐसे पत्थर को जोड़ दिया है जिस पर उसका नाम सदैव लिखा रहेगा। इतिहासकार टॉमस ने लिखा है, राजकीय सिंहासन पर बलबन का आरूढ़ होना भारत में मुसलमानों के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण काल है। बलबन ने 40 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत की सेवा की। 20 वर्ष तक सुल्तान नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री रहा और 20 वर्ष तक सुल्तान रहा। प्रधानमंत्री और सुल्तान दोनों की हैसियत से उसने दिल्ली सल्तनत को आंतरिक उपद्रवों एवं बाह्य आक्रमणों से बचाया। कुछ इतिहासकारों की सम्मति में वो गुलाम वंश का योग्यतम शासक था। बलबन का प्रारंभिक जीवन। बलबन अपने स्वामी इल्तुतमिश के समान ईलवारी जाति का तुर्क था। इल्तुतमिश ने उसे बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन से खरीदा था। इस प्रकार वो इल्तुतमिश का गुलाम हो गया। इल्तुतमिश ने उसे एक छोटे से पद पर नियुक्त किया था, किंतु योग्यता से रजिया के शासनकाल में वो अमीर ए शिकार बना दिया गया। अपने गुणों के कारण वो लगातार उन्नति करता गया और नासिरुद्दीन के शासनकाल में वो नायब बना दिया गया। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद वो दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन की कठिनाइयां। जब बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, उस समय सुल्तान की दिशा अच्छी न थी। विगत वर्षों में सुल्तान की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा था। अमीरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे सुल्तान को अपने इशारे पर नचाते थे। ये लोग सुल्तान को कुछ नहीं समझते थे और खुलेआम सरकारी नियमों का उल्लंघन करते थे। फलतः शासन का काम ठीक से नहीं चल पाता था। सल्तनत में शांति और सुरक्षा का अभाव था। मेवातियों ने लोगों का जीवन दूभर बना दिया था। दोआब के हिंदुओं ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। प्रांतीय शासक स्वतंत्र हो गए थे। इसके अतिरिक्त सल्तनत के अस्तित्व को मंगोलों से भी खतरा था। इस प्रकार 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत फिर एक बार बवंडर में फंस गई थी। इसकी रक्षा करके इसे स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय बलबन को ही है। बलबन के प्रमुख कार्य। नंबर 1, ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि। बलबन ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थिति सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो सफल न हो सका। इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का जो दल अर्थात तुर्कान ए चिहालगानी संगठित किया, उसकी शक्ति इस समय काफी बढ़ चुकी थी और ताज की प्रतिष्ठा कम हो गई थी। पृष्ठ संख्या 189। बलबन ने 40 अमीरों के दल का विनाश करने का निश्चय किया।
इसके लिए उसने अपने समर्थक नए अमीर बनाए और पुराने अमीरों को उनके छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड देना प्रारंभ किया और बहुतों को मरवा डाला। परिणाम ये हुआ कि अमीर उससे डर गए थे और उसकी बात का विरोध करने का साहस उनमें न रहा। बलबन हमेशा पूरी वेशभूषा में दरबार में आता था और कभी दरबार में खुलकर नहीं हंसता था। उसने जिल्ली इलाहा या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि ग्रहण की। उसने सुल्तान के लिए अपना सामान्य सम्मान प्रदर्शित करने के विषय में अपने दरबार में सिजदा अर्थात लेट कर नमस्कार उसने सुल्तान के लिए अपना सामान्य सम्मान प्रदर्शित करने के विषय में अपने दरबार में सिजदा अर्थात लेटकर नमस्कार करना व पायबोस अर्थात पांव का चुंबन लेना की प्रथा का प्रचलन किया। अपने दरबार का सम्मान बढ़ाने में उसने नौरोजा प्रथा प्रचलित की। इस प्रकार अनुशासन के इन कठोर नियमों द्वारा बलबन ने अपने प्रति लोगों के हृदयों में आतंक और आदर के भाव उत्पन्न कर दिए। इससे दिल्ली सल्तनत और ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। नंबर 2, मेवातियों का दमन। मेवातियों ने लूटमार का धंधा अपना रखा था। इनके कारण लोगों का जीवन एवं संपत्ति सुरक्षित न थी। बलबन ने राज्य में व्याप्त अराजकता का दमन करने के लिए कठोर नीति का अवलंबन किया। मेवातियों के उपद्रव को शांत करने के लिए बलबन ने दिल्ली के समीपवर्ती वनों को साफ करवाया, क्योंकि मेवाती लोग उन्हीं जंगलों में रहते थे। मेवातियों को सुल्तान ने कठोर दंड दिया और इस प्रकार उसने मेवातियों के आतंक को समूल नष्ट कर दिया। नंबर 3, दोआब एवं कटेहर के हिंदुओं का दमन। बलबन ने दोआब के उपद्रवियों को भी दबाया। सुल्तान दोआब के डाकुओं का दमन करने में लगा था कि उसे वर्तमान रुहेलखंड के जिलों में उपद्रव आरंभ हो जाने का समाचार मिला। उपद्रव के इस समाचार ने बलबन को बहुत रुष्ट कर दिया और उसने उपद्रवियों के कत्लेआम की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उस अराजकता का दमन किया और शांति की स्थापना की। नंबर 4, मंगोलों के विरुद्ध सुरक्षा के प्रयत्न। यद्यपि बलबन आंतरिक उपद्रवों के दमन में उलझा हुआ था, तथापि उसने मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा करने का विशेष प्रयत्न किया। उसने दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी प्रांत का शासन अपने योद्धा चचेरे भाई शेर खां को सुपुर्द कर दिया था, जिसने अपने पौरुष और साहस से मंगोलों को भयभीत कर रखा था। मंगोल काफी समय तक दिल्ली सल्तनत पर धावा बोलने का साहस नहीं कर सके, किंतु बलबन उनकी ओर से असावधान नहीं था। उसने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद को मुल्तान, सिंध और लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। दूसरे पुत्र बुगरा खां को भी उसने समाना और सुनाम का प्रशासक नियुक्त किया। उसने सीमा पर नए किले बनवाए और पुराने किलों की मरम्मत करवाई और उसने सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी। सेना को भी उसने अच्छे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। इन प्रयत्नों के कारण मंगोलों के आक्रमण सफल नहीं हो सके। 1279 ईस्वी में मंगोलों ने फिर आक्रमण आरंभ कर दिया, किंतु बलबन की उत्तम व्यवस्था एवं शक्तिशाली सेना के सामने मंगोलों के पैर टिक न सके। नंबर 5, बंगाल की पुनर्विजय। बंगाल दिल्ली सुल्तानों के लिए हमेशा सरदर्द बना रहा। बलबन के समय में तुगरिल बेग ने विद्रोह किया और बंगाल में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। बलबन ने विद्रोहियों को दंड देने के लिए सेना भेजी, परंतु उन्हें सफलता न मिली। तब बलबन स्वयं एक भारी सेना लेकर बंगाल गया। तुगरिल बेग पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। कहते हैं कि सुल्तान ने उसके सभी समर्थकों को पकड़ कर लखनौती के बाजार में फांसी पर लटका दिया था। सुल्तान ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे चेतावनी दी कि यदि उसने कभी विद्रोह किया तो उसे भी कठोर दंड मिलेगा। बलबन के कार्यों का मूल्यांकन। बलबन ने दिल्ली सल्तनत की उसके शत्रुओं से रक्षा की और उसकी नींव को मजबूत बनाया। सल्तनत को भीतरी उपद्रव से बचाने के लिए बलबन ने बड़ी कठोर नीति का अनुसरण किया। उसने विद्रोहों का दमन करने में हमेशा कठोरता दिखाई, चाहे वे कटहर के हिंदुओं का विद्रोह रहा हो, चाहे बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां का विद्रोह रहा हो। अपने युग की परिस्थिति को बलबन ठीक ठीक समझता था, इसीलिए उसने दंड की ऐसी कठोर नीति अपनाई। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने में उसने बड़े विवेक और सूझबूझ का परिचय दिया। यद्यपि उसने पंजाब के सूबेदार शेर खां की हत्या कराकर बड़ी भयंकर भूल की, फिर भी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ठीक लिखा है कि बार बार मंगोल आक्रामकों से नवजात मुस्लिम साम्राज्य की रक्षा करने वाला बलबन ही था और इस दृष्टि से वो भारत के मध्यकालीन इतिहास में सदैव महान व्यक्ति के रूप में रहेगा। पृष्ठ संख्या 190। प्रश्न संख्या 6, दास वंश का सबसे महान सुल्तान बलबन था। उसके प्रशासनिक कार्यों के आधार पर विवेचना कीजिए, अथवा बलबन की राजनीतिक उपलब्धियों का विवेचन कीजिए 2004 MG, 2005 IY, अथवा बलबन की राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए 2008 IU, अथवा बलबन के राजतत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए 2011 IH। उत्तर, बलबन गुलाम वंश का योग्य सम्राट। गुलाम वंश के शासकों में बलबन सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान था, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजसत्ता के महत्व और राजा के कर्तव्यों के संबंध में बलबन की जो विकसित धारणा थी, उसके कारण बलबन न केवल इल्तुतमिश से बल्कि अन्य मुस्लिम सुल्तानों की तुलना में काफी ऊपर उठ जाता है। नंबर 1, बलबन का राजत्व का सिद्धांत। सुल्तान राजत्व के दैवी सिद्धांत का अनुयायी था। उसकी यह धारणा थी कि सुल्तान में दैवी अंश विद्यमान है। राजत्व को दैवी सिद्धांत मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है।
वो इस बात से पूर्णतया परिचित था कि राजा को नियमानुसार आचरण करना चाहिए, अन्यथा जनता का उस पर से विश्वास उठ जाएगा। वो निरंकुश शासन का समर्थक था। निजामुद्दीन के शब्दों में बलबन बारंबार कहा करता था कि जो राजा अपने साम्राज्य के नियमों तथा रीतियों का पालन नहीं करता, समारोह में शान शौकत का प्रदर्शन नहीं करता है तथा जिसका व्यवहार और कथन राज्य की महानता का प्रतीक नहीं, उसका भय जनता नहीं मानती और उसके शत्रु उसका विरोध करना आरंभ कर देते हैं। नंबर 2, 40 गुलामों के दल का विनाश। चालीसियों के सहार का उत्तरदायित्व बलबन पर है। इस दल का संगठन इल्तुतमिश ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था। उसकी मृत्यु के बाद इनकी शक्ति बहुत बढ़ गई और वे बड़े उच्छृंखल बन गए थे। ये लोग सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में बाधक थे, अतः बलबन ने राज सिंहासन पर बैठते ही इनका विनाश करने की योजना बनाई। उसने उनको साधारण अपराधों के लिए कठोर दंड दिए। ये कहा जाता है कि जब बदायूं के प्रांतीयाध्यक्ष मलिक बकबक ने अपने नौकर की मारपीट कर हत्या कर दी, तो बलबन ने आदेश दिया कि बकबक को सार्वजनिक रूप से सजा दी जाए। नंबर 3, दृढ़ शासन की स्थापना। बलबन ने दृढ़ शासन की स्थापना के लिए विशेष प्रयत्न किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में उसका शासन अर्धनागरिक तथा अर्धसैनिक था। वो स्वयं समस्त शक्ति का स्रोत था और वो अपने आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करवाता था। उसने अपने पुत्रों को भी, जिनके अधिकार एवं महत्वपूर्ण प्रांत थे, अपने विवेक से कोई काम करने का अधिकार प्रदान नहीं किया। उनको भी महत्वपूर्ण विषयों पर राज की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी, जिनका पालन दृढ़ता से किया जाता था। इट वॉज हाफ सिविल, half military. He was himself the mountain of authority and enforced his commands and decrees with greatest rigor. डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नंबर 4, गुप्तचर विभाग का संगठन। अपनी शासन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए बलबन ने गुप्तचर विभाग का संगठन किया। उसने गुप्तचरों को राज्य भर में फैला दिया, जिनके द्वारा उसको राज्य के समस्त समाचार प्राप्त हो जाते थे। गुप्तचर सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहते थे। इनके द्वारा बलबन अमीरों, सरकारी कर्मचारियों तथा अपने पुत्रों के कार्यों पर नियंत्रण रखता था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार बलबन की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को था, जिसके संगठन में उसने अपना समय तथा धन व्यय किया। पृष्ठ संख्या 191। नंबर 5, न्याय की व्यवस्था। बलबन ने न्याय की अच्छी व्यवस्था की। न्याय की निष्पक्ष व्यवस्था तथा कठोर दंड विधान से उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और अपराधों में भी कमी हुई। कानून के सम्मुख सब लोग समान थे, छोटे बड़ों का कोई भेदभाव नहीं था। मलिक बकबक तथा हैबत खां को दिया गया दंड इसका प्रमाण है। नंबर 6, सेना का संगठन। बलबन ने सेना के संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने एक सुसंगठित तथा विशाल सेना का निर्माण किया। उसने योग्य सैनिकों की नियुक्ति की, उन्हें अच्छे अस्त्र दिए और सैनिकों को योग्य सेनापतियों की अधीनता में रखा। सैनिकों को अनुशासन पालन करने का दृढ़ आदेश था। जो सैनिक उसका पालन नहीं करता था, उसको कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार शक्तिशाली सेना उसकी शक्ति का मुख्य आधार थी। बलबन गुलाम वंश का सबसे महान शासक था। गुलाम वंश के शासकों में बलबन का स्थान सर्वोपरि है। उसने 40 वर्षों तक परिश्रम करके दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का जो प्रयास किया था, वो उसकी प्रशासनिक प्रतिभा का परिचायक है। सैनिक क्षेत्र में भी वो एक सफल सेनानी था। उसने अपने समस्त साम्राज्य में शक्ति की स्थापना की। उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की। ये सच है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, परंतु गुलाम वंश का सबसे महान शासक बलबन ही था। प्रश्न संख्या 7, बलबन के चरित्र एवं व्यक्तित्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बलबन का चरित्र एवं व्यक्तित्व। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और सादगी। बलबन का राज दरबार बड़ी तड़क भड़क और शान शौकत के साथ लगता था, किंतु उसका व्यक्तिगत जीवन सादा था। वो नासिरुद्दीन की तरह राजकोष को अपना कोष नहीं समझता था और हर प्रकार के अपव्यय से दूर रहता था। मध्य युग के सुल्तानों में जो चारित्रिक दोष पाए जाते थे, उनका भी गयासुद्दीन बलबन में अभाव था। नंबर 2, धार्मिक व्यक्ति। बलबन अपने धर्म का पक्का अनुयायी था। वो सभी धार्मिक क्रियाओं को नियमित रूप से करता था और धार्मिक नियमों का पालन करता था, परंतु हिंदुओं के प्रति उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तथ्य की पुष्टि फरिश्ता ने भी किया है। नंबर 3, साहित्य, कला और गुणियों से प्रेम। बलबन साहित्य, कला और गुणियों का प्रेमी था। वो विद्वानों का आदर करता था और उनको अपने दरबार में आश्रय देता था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, तोतिए हिंद, उसके दरबार में था। बलबन को वास्तुकला से प्रेम था। उसने मध्य एशिया के अनेक विद्वानों को अपनी राज्यसभा में शरण दी थी, जो मंगोल अत्याचारों से बचने के लिए भारत की ओर भाग गए थे। नंबर 4, योग्य और प्रतिभाशाली सम्राट। बलबन बड़ा ही योग्य और प्रतिभाशाली सम्राट था। वो अपनी योग्यता के कारण ही 40 गुलामों के दल का सदस्य बन गया था। वो अपनी योग्यता के कारण ही उन्नति करता गया और उसने योग्य शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की 40 साल तक की सेवा की, परंतु उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। नंबर 5, कठोर व दयालु शासक। कुछ इतिहासकारों ने बलबन की कठोर नीति की आलोचना की है। स्मिथ ने यहाँ तक कह डाला है कि उसने मानव जीवन की कोई परवाह नहीं की और खून बहाने में उसे जरा भी संकोच नहीं था। ये सच है कि बलबन ने कठोर नीति अपनाई, परंतु साम्राज्य में शांति स्थापित करने और विद्रोह तथा अराजकता का दमन करने के लिए वो अनिवार्य थी। विद्वानों का विचार है कि बिस्मार्क की तरह उसकी लौह और रक्त की नीति परिस्थितियों की मांग थी। वास्तव में दिल्ली सल्तनत को उस समय इस नीति और बलबन जैसे शासक की ही आवश्यकता थी। बलबन के संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि
गयासुद्दीन बलबन, जिसने अपनी वीरता तथा दूरदर्शिता से मुस्लिम राज्य को संकटकाल में नष्ट होने से बचाया, मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में सदैव एक महान चरित्र रहेगा। सब कुछ ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि बलबन भारत के मुसलमान शासकों में विशेष उल्लेखनीय है। उसने अपने कार्यों द्वारा सल्तनत में शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित करके अलाउद्दीन की विजयों और उनके शासन सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पृष्ठ संख्या 192। प्रश्न संख्या 8, इल्तुतमिश के चरित्र का उल्लेख करते हुए उसका मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, इल्तुतमिश गुलाम वंश का महान सुल्तान था। उसने ऐबक द्वारा डाली गई नींव को न केवल दृढ़ता प्रदान की, वरन उस पर संगठित साम्राज्य रूपी भवन भी तैयार किया। लेनपूल के अनुसार इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की सही मायने में स्थापना की थी, क्योंकि ऐबक गुलाम वंश की जड़ें जमाने के लिए ज्यादा दिनों तक जिंदा न रह पाया था। उसके चरित्र तथा कार्यों का मूल्यांकन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1, साम्राज्य निर्माता और महान विजेता। इल्तुतमिश योग्य सेनापति एवं कुशल सैनिक था। उसने अपने सभी विरोधियों को एक एक करके नतमस्तक किया। उसने अपने बाहुबल से राजपूत राजाओं को परास्त किया। उसने लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। ये सब काम उसने अपनी योग्यता एवं चतुराई से किया। इस प्रकार उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्यों को पूरा किया। नंबर 2, नीति निपुण एवं चतुर कूटनीतिज्ञ। इल्तुतमिश में उच्च कोटि की नीति निपुणता एवं कूटनीतिज्ञता विद्यमान थी। ख्वारिज्म के शाह को शरण न देना उसकी दूरदर्शिता एवं नीति विपरता का प्रमाण है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वो अपने शक्तिशाली विरोधियों को दबाने एवं राजाओं तथा राज्यों को परास्त करने में सफल हुआ। उसने 40 शक्तिशाली अमीरों के दल का संगठन करके अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। नंबर 3, न्यायप्रिय और दयालु शासक। इल्तुतमिश अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। सताए हुए व्यक्ति की फरियाद तुरंत सुनी जाती थी। सम्राट ने न्याय की अच्छी व्यवस्था की थी। इल्तुतमिश दयालु और सहानुभूतिपूर्ण भी था। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो धर्मपरायण व्यक्तियों का हृदय से सम्मान करता था। उसके विभिन्न गुणों का उल्लेख करते हुए समसामयिक इतिहासकार मिन्हास ने लिखा है, कोई भी शासक अब तक सिंहासन पर नहीं बैठा जो इल्तुतमिश की भांति पुण्यात्मा, दयालु और श्रद्धालु था। विद्वानों और धर्मचारियों के प्रति उसकी दया और उदारता की कोई सीमा नहीं है। नंबर 4, साहित्य एवं कला का आश्रयदाता। इल्तुतमिश को कला और साहित्य में भी लगाव था। उसने कुतुब मीनार और कुतुबी मस्जिद को पूरा कराया। उसने सोने तथा चांदी के अनेक सिक्के ढलवाए। उसने साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। उस समय के अनेक विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तबकाते नासिरी का लेखक मिन्हाज इनमें प्रमुख था। नंबर 5, कट्टर सुन्नी मुसलमान। इल्तुतमिश एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और अपने धर्म का पालन नियमानुसार करता था। वैसे उसका हृदय उदार था, किंतु यदि पराजित शत्रु मुसलमान नहीं होते थे तो वो उनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं दिखाता था। इस संबंध में वो अपने युग के प्रचलित स्तर से तनिक भी ऊपर नहीं उठ पाया था। महाकाल के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करके उसने अपनी धर्मांधता का परिचय दिया। निष्कर्ष, इस प्रकार इल्तुतमिश के कार्यों की विवेचना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने भारत में मुस्लिम सल्तनत की नींव मजबूत कर दी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल ने ठीक लिखा है, उसने सैन्य राजतंत्र की जो नींव डाली वो खिलजी शासकों के समय में निरंकुशता की चरम सीमा पर पहुंच गई। अंत में हम इल्तुतमिश को गुलाम वंश का महानतम शासक कह सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से देश की रक्षा किस प्रकार से की? 2005 JA। अथवा बलबन की मंगोल नीति का उल्लेख कीजिए। अथवा बलबन उपलब्धियां क्या थी? 2004 MF, 2007 KH। उत्तर, बलबन बड़ा ही प्रतापी एवं अनुशासन प्रिय सुल्तान था। उसने दृढ़तापूर्वक शासन किया। वो रक्त और लोह की नीति में विश्वास करता था। उसने मंगोलों के निरंतर आक्रमणों का दृढ़तापूर्वक सामना किया। उसने मंगोलों के आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए और अपने उद्देश्य में वो पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। पृष्ठ संख्या 193। नंबर 1, बलबन ने सीमा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की। सीमांत प्रदेश में उसने सैनिक चौकियां स्थापित की। नंबर 2, उसने प्राचीन दुर्गों की मरम्मत कराई और नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया। नंबर 3, सीमा की सुरक्षा के लिए उसने अपने दोनों पुत्र मोहम्मद और बुगरा खां को नियुक्त किया। नंबर 4, दोनों राजकुमारों ने मंगोल आक्रमणकारियों को भारत की सीमाओं में प्रवेश करने से रोके रखा। उसके ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद ने अपने प्राणों की आहुति देकर मंगोल आक्रमणों को विफल कर दिया। नंबर 5, बलबन ने पकड़े गए मंगोल सरदारों और सैनिकों को बड़ी बेरहमी से मरवा दिया। इससे सुल्तान का आतंक मंगोल सैनिकों में व्याप्त हो गया और उनका मनोबल टूट गया। उपर्युक्त उपायों के कारण ही मंगोलों का भारत में प्रवेश करने का मोह भंग हो गया। प्रश्न संख्या 2, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयों में से किन्हीं 2 कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। उत्तर, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयों में निम्नलिखित 2 मुख्य थीं। रोमन नंबर 1, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत पर संकट छाया हुआ था। रोमन नंबर 2, दिल्ली साम्राज्य में सर्वत्र अराजकता और अव्यवस्था फैली थी।
प्रश्न संख्या 3, भारत की प्रथम मुस्लिम सुल्ताना के शासन का अंत किस प्रकार हुआ? अथवा रजिया सुल्तान का अंत किस प्रकार हुआ? अथवा रजिया क्यों सफल नहीं हुई? 2003 KI, KL, 2004 MG, 2005 JB, IY, 2006 HR, 2011 IG। अथवा एक शासक के रूप में रजिया क्यों सफल हुई? 2008 IW। उत्तर, रजिया सुल्ताना दिल्ली के योग्य सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 ईस्वी में वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। वो राज दरबार में सार्वजनिक रूप से बैठकर राज्य कार्य करती थी। वो पुरुषों के समान वस्त्र पहनती थी और पुरुषों की तरह ही शिकार और घुड़सवारी करती थी। वो पर्दा प्रथा के विरुद्ध थी, अतः कट्टरपंथी उलेमा उसके विरुद्ध हो गई। वो युद्ध में सेना का संचालन स्वयं करती थी। एक हबशी गुलाम याकूत उसका विशेष कृपा पात्र था। पहले लाहौर के शासक ने और फिर भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। लाहौर के शासक के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचलने के पश्चात अल्तूनिया के विद्रोह को दबाने के लिए वो भटिंडा की ओर बढ़ी। मार्ग में साथी अमीरों ने हबशी गुलाम याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बनाकर अल्तूनिया को सुपुर्द कर दिया। रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया। तत्पश्चात दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अल्तूनिया और रजिया दिल्ली की ओर बढ़े। रजिया की अनुपस्थिति में उसके भाई बहराम शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहराम शाह की सेनाओं ने रजिया की सेना को हरा दिया था, अतः रजिया अपने पति के साथ भटिंडा की ओर चलती। मार्ग में कुछ डाकुओं ने 1240 ईस्वी में रजिया और उसके पति अल्तूनिया की हत्या कर दी। इस प्रकार भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के शासन का अंत 1240 ईस्वी में हो गया। प्रश्न संख्या 4, चंगेज खां कौन था? उत्तर, चंगेज खां मंगोल सरदार था। वो बड़ा ही क्रूर तथा अत्याचारी था। चंगेज खां ने अपनी वीरता व शौर्य से संपूर्ण मध्य एशिया को रौंद डाला। उसे पृथ्वी का प्रकोप कहा जाता था। 1221 ईस्वी में उसने भारत पर भी आक्रमण किया था, लेकिन भीषण गर्मी व इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण वो वापस लौट गया था। प्रश्न संख्या 5, सिद्दी मौला कौन था? वो भारत कब आया? उत्तर, सिद्दी मौला एक मुस्लिम फकीर था। ये बलबन के काल में भारत आया था। सिद्दी मौला लोकप्रिय बन गया था और राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगा था। जलालुद्दीन खिलजी ने उसे दरबार में बुलाया, जहां सुल्तान से इसका वाद विवाद हो गया। एक व्यक्ति ने सुल्तान के निर्देश पर इस पर छुरे से वार किया। बाद में इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। इस तरह इस फकीर की अमानवीय हत्या कर दी गई। संयोग से इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में भयंकर तूफान आया और वर्षा हुई। इसके शिष्यों का कहना था कि वो सिद्दी मौला की हत्या का दुष्परिणाम था। प्रश्न संख्या 194। प्रश्न संख्या 6, कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण के समय की प्रमुख समस्याएं क्या थीं? 2005 IA, 2007 KG। उत्तर, नंबर 1, ऐबक के सम्राट होने के समय गजनी में अल्दौस, मुल्तान में कुबाचा, लखनौती में बख्तियारुद्दीन ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। नंबर 2, देश में पराजित राजपूत राजा भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। नंबर 3, बिहार में इख्तियारुद्दीन की मृत्यु होने के कारण अराजकता फैल गई थी। नंबर 4, ख्वारिज्म का शाह दिल्ली और गजनी के राज्य को हड़प लेने की योजना बना रहा था। प्रश्न संख्या 7, गुलाम वंश के पतन के 2 कारण लिखिए। 2007 KL। उत्तर, नंबर 1, विशाल साम्राज्य। नंबर 2, निरंकुश शासन। नंबर 3, उत्तराधिकार के अनिश्चित नियम। नंबर 4, अयोग्य शासक। प्रश्न संख्या 8, बलबन के राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बलबन का राजत्व का सिद्धांत 2011 IK। सुल्तान राजत्व के दैवी सिद्धांत का अनुयायी था। उसकी यह धारणा थी कि सुल्तान में दैवी अंश विद्यमान है। राजत्व को दैवी सिद्धांत मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामत खुदाई होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। वो इस बात से पूर्णतया परिचित था कि राजा को नियमानुसार आचरण करना चाहिए, अन्यथा जनता का उस पर से विश्वास उठ जाएगा। वो निरंकुश शासन का समर्थक था। निजामुद्दीन के शब्दों में बलबन बारंबार कहा करता था कि जो राजा अपने साम्राज्य के नियमों तथा रीतियों का पालन नहीं करता, समारोह में शान शौकत का प्रदर्शन नहीं करता है तथा जिसका व्यवहार और कथन राजकीय महानता का प्रतीक नहीं, उसका भय जनता नहीं मानती और उसके शत्रु उसका विरोध करना आरंभ कर देते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2 भवनों के नाम लिखिए। 2005 JB। उत्तर, नंबर 1, कुतुब मीनार तथा नंबर 2, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की थी? उत्तर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 3, कुतुबुद्दीन के समक्ष जो कठिनाइयां थीं उनमें से किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। उत्तर, नंबर 1, अल्दौस की समस्या और नंबर 2, कुबाचा की समस्या। प्रश्न संख्या 4, दास वंश के 2 प्रमुख सुल्तानों के नाम लिखिए। उत्तर, रोमन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक और रोमन नंबर 2 इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 5, राज्यारोहण के समय से इल्तुतमिश के सामने जो कठिनाइयां थीं उनमें से 2 का उल्लेख कीजिए। 2005 JA, IZ। उत्तर, नंबर 1, बहुत से अमीर इल्तुतमिश को अपना राजा मानने के लिए तैयार न थे क्योंकि वो एक दास था। नंबर 2, राजपूत राजा अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रश्न संख्या 6, 2 राजपूत राज्यों के नाम लिखो जिन पर इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की। उत्तर, नंबर 1, 1226 ईस्वी में रणथंबोर को पुनः जीता। नंबर 2, 1231 ईस्वी में ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। प्रश्न संख्या 7, बलबन ने ताज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो कार्य किए उनमें से किन्हीं 2 का उत्तर लिखिए। 2004 MF। उत्तर, नंबर 1, बलबन ने सर्वप्रथम उन शक्तिशाली अमीरों का दमन किया जिनके कारण ताज की प्रतिष्ठा गिर गई थी। इनमें 40 मंडल के अमीर प्रमुख थे।
नंबर 2, बलबन ने अपने दरबार की शान शौकत में वृद्धि की और अनुशासन के कठोर नियम निर्धारित किए थे। उससे लोगों के हृदय में भय पैदा हो गया और वे सुल्तान से डरने लगे। प्रश्न संख्या 8, बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए जो प्रयत्न किए उनमें से 2 का उल्लेख कीजिए। उत्तर, नंबर 1, पश्चिमी दुर्गों का निर्माण कराया। नंबर 2, सीमा की सुरक्षा का भार योग्य सेनापतियों को सौंपा। पृष्ठ संख्या 195। प्रश्न संख्या 9, बलबन के पक्षपात रहित न्याय के उदाहरण दीजिए। उत्तर, नंबर 1, बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक ने एक नौकर की हत्या कर दी थी। इस अपराध में बलबन ने उसे भरे दरबार में कोड़ों से पिटवाया। नंबर 2, अवध के सूबेदार हैबत खान ने शराब के नशे में एक व्यक्ति को मार डाला। सुल्तान ने हैबत खान को कठोर दंड दिया। प्रश्न संख्या 10, बलबन के शासनकाल से संबंधित एक कवि का नाम लिखिए। उत्तर, अमीर खुसरो। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? विकल्प इस प्रकार हैं: का कुतुबुद्दीन ऐबक, खा इल्तुतमिश, गा बलबन, घा रजिया। सही उत्तर है खा इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 2, बलबन गद्दी पर कब बैठा? विकल्प इस प्रकार हैं: का 1240 ईस्वी, ख 1236 ईस्वी, ग 1266 ईस्वी, ख 1288 ईस्वी। सही उत्तर है ग 1266 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? विकल्प इस प्रकार हैं: का 1192 ईस्वी, ख 1206 ईस्वी, ग 1210 ईस्वी, घा 1240 ईस्वी। सही उत्तर है खा 1206 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4, रजिया सुल्तान का सिंहासन आरोहण कब हुआ? 2003 केजी। विकल्प इस प्रकार है: का 1206 ईस्वी, ख 1210 ईस्वी, ग 1236 ईस्वी, घ 1240 ईस्वी। सही उत्तर है ग 1236 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5, गुलाम वंश का अंत कब हुआ? 2005 IY। विकल्प इस प्रकार है: क 1266 ईस्वी, ख 1288 ईस्वी, ग 1290 ईस्वी, घ 1296 ईस्वी। सही उत्तर है ग 1290 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 2005 IZ। विकल्प इस प्रकार है: क 1192 ईस्वी, ख 1206 ईस्वी, ग 1210 ईस्वी, घ 1215 ईस्वी। सही उत्तर है ग 1210 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 2005 IX। विकल्प इस प्रकार है: क 1229 ईस्वी, ख 1236 ईस्वी, ग 1240 ईस्वी, घ 1266 ईस्वी। सही उत्तर है ख 1236 ईस्वी। पृष्ठ संख्या 196।